जब बाकी दोस्तों मैं उमाकांत सेन जेवी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों संस्कृत पेडागोजी की अगली क्लास। पिछली क्लास में हमने देखा था कि संस्कृत पेडागोजी संस्कृत शिक्षण विधियों के बारे में कि कौन कौन से हमारे शिक्षण विधियां होती हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। एक बार हम दोबारा उसका रिविजन करना चाहेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो संस्कृत मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ वो संस्कृत आपको कहीं नहीं मिलेगी, या मैं आपसे गारंटी ले लेता हूँ, क्योंकि संस्कृत पेडागोजी आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है और 15 नंबर की आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी। तो दोस्तों मिस ना करें, इसको पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और जो भी आपके लिए समस्या होती है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेजिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि जो 3 प्रकार की विधियां होती हैं, मैंने देखा था क्या, सबसे पहली होती है प्राचीन विधि। मैंने वहां पे आपको प्राचीन विधि ही लिखा था। इसके बाद जो होता है दोस्तों वह होता है क्या, प्रथमा जो विधि होती है वह प्राचीन विधि ही होती है, द्वितीय जो होती है वह नवीन विधि ही होती है, और तृतीय जो है दोस्तों वह है नवीनतम। नवीनतम बोले मतलब बोल सकते इसको आधुनिक विधि, आधुनिक विधि। इसके आधार पर मैंने आपको बताया था कि प्राचीन विधि के अंतर्गत पाठशाला विधि आती है, और पाठशाला विधि के अंतर्गत कल हमने पढ़ा था क्या, मौखिक एवं व्याख्यात्मक अभिव्यक्तियात्मक विधि के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पारायण विधि के बारे में। पारायण विधि के बारे में देखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि के बारे में देखेंगे, वाद विवाद विधि के बारे में देखेंगे कि जब बालक आश्रम जाते थे, जब आश्रम गुरुकुल, जब कोई विद्यार्थी गुरुकुल जाता था, गुरुकुल जाने के बाद वह वेद मंत्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा वह अपना ज्ञान ग्रहण करता था, तो किन किन माध्यम से करता था, किन किन आधार पर करता था। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पारायण विधि के बारे में। तो हम यहाँ प्रारंभ करते हैं दोस्तों क्या, पारायण विधि के बारे में। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं दोस्तों पारायण विधि। पारायण विधि में देखिए क्या हुआ है, अयम विधि रफी कंठस्थीकरणे वलम ददाति वैदिक मंत्राणम सस्वर पाठकरणम पारायण कथयति इसमें। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या है, पारायण करत छात्रः पारायण कहा कथ्यते और पाठस्य अनुसारेण पाठस्य संख्या निर्धारित भवति। इसका मतलब दोस्तों यह है कि वैदिक मंत्रों की बार-बार आवृत्ति के द्वारा, वैदिक मंत्रों की बार-बार आवृत्ति के द्वारा उन्हें आवृत्ति करके उन्हें कंठस्थ कराया जाता है। इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, विद्यार्थियों के लिए वैदिक मंत्रों की बार-बार आवृत्ति करवाकर उन्हें कंठस्थ करवाया जाता है, और इन पर इनका अधिकार जब हो जाता है, जब इस विधि पर इनका अधिकार हो जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें श्रोत्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें श्रोत्रिय कहा जाता है। वह श्रोत्रिय कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में जो इस विधि में निपुण हो जाते हैं, जो इस विधि में पारंगत हो जाते हैं, इस विधि पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, उन्हें श्रोत्रिय कहा जाता है। और बिना अर्थ समझे हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को, बिना समझे हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को क्या कहा जाता है दोस्तों, पारायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारायण कहा जाता है। और ऐसा करने वाले व्यक्ति को पारायणिक कहा जाता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, पारायणिक कहा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों क्या, पारायणिक विधि कहते हैं। देखिए पारायणिक विधि में अगर मैं आपको बताऊं, इसके दोस्तों क्या होती है कि अच्छी स्मृति वाले जो छात्र, अच्छी स्मृति जिनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, ऐसे जो छात्र होते हैं जो बिना प्रयत्न के वैदिक पाठों को कंठस्थ कर लेते हैं, मतलब जो ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता फिर भी वह क्या हो जाते हैं, वैदिक पाठों को कंठस्थ कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अकृच्छ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं अकृच्छ कहलाते हैं वो। ठीक है, और वेदों को कंठस्थ करने की प्रक्रिया को, वेदों की कंठस्थ करने की प्रक्रिया को अलग अलग नाम दिए गए हैं कि वेदों को जो कंठस्थ किया जाता है उनकी जो प्रक्रियाएं होती हैं वह अलग अलग नाम से दी गई हैं। तो जरा हम देखेंगे। देखिए दोस्तों संस्कृत में पूछा जाएगा तो हम संस्कृत में इसको पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि संस्कृत में अगर हम पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा रहेगा और आप उसमें आप संस्कृत पढ़ना सीख जाएंगे, उसका अनुवाद करना सीख जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए इसका क्या होता है दोस्तों, पंचकाध्यम। पंचकाध्यम जो है इसका मतलब होता है दोस्तों पाठम पंचवारम पठनम। क्या होता है, पाठम पंचवारम पठनम। मतलब क्या दोस्तों कि पाठ को 5 बार पढ़ना,
पाठ को 5 बार पढ़ना, इसके लिए क्या कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्या? पंच अध्ययन। क्या कहा जाता है? पंच अध्ययन कहा जाता है। इसके बाद अगर देखें तो क्या कहा जाता है? पंचवारम कहा जाता है, जिसका क्या है? शब्दान पंचवारम कथनम। शब्दान पंचवारम कथनम मतलब क्या? इसका मतलब होता है दोस्तों कि शब्दों को 5 बार कहना। इसका मतलब क्या होता है? शब्दों को 5 बार कहना। इसके लिए क्या कहते हैं? पंचवारम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पंचवारम कहते हैं। और इसके बाद अगर देखें पंचरूपम, अगर कहीं आपको लिखा आता है पंचरूपम, तो पंचरूपम जहां लिखा आएगा तो वहां पे क्या होगा? पंचवार पठनम। क्या होगा? पंचवार पठनम। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 5 प्रकार से पढ़ना, पाठ के लिए 5 प्रकार से पढ़ना, जिन्हें क्या कहा जाता है? पंचरूपम कहा जाता है। तो यह क्या होते हैं? यह होते हैं हमारे दोस्तों क्या, जो हमारे कंठाग्र करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें कौन कौन से नाम दिए गए हैं। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, इसी के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों जब व्यक्ति के लिए, जो विद्यार्थी के लिए जब यह पारायण विधि से उसे को पढ़ाया जाता है, तब उनके लिए एक चीज का वो दिया जाता है। क्या? जैसे कि कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई करता है तो उनसे गलतियां जो होती हैं, देखिए जो आपके संस्कृत विद्यालय होते हैं, वहां पर अगर बच्चों के लिए कुछ पढ़ाया जाता है तो उनकी गलतियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और उनके कुछ नियम होते हैं, उनकी कुछ दिनचर्याएं होती हैं। तो उस नियम को उन्होंने क्या बताया पारायण विधि में कि एका अशुद्धि कर्ता रहा, एका अशुद्धि कर्ता रहा छात्र एकान्य क्या भवति। आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा दोस्तों, क्या लिखा है? एका अशुद्धि कर्ता रहा छात्र एकान्य कहा भवति। इसका मतलब दोस्तों यह है कि अगर कोई छात्र एक गलती करता है, अगर कोई छात्र एक अशुद्धि करता है, तो उस छात्र को एकान्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? एकान्यक कहलाता है। लेकिन अगर वही छात्र अशुद्धि द्वयम करता रहा छात्र द्वयान्य की भवति, मतलब अगर वही छात्र अगर 2 गलतियां करता है, 2 अशुद्धियां करता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्वयान्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें द्वयान्य कहा जाता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई छात्र अपनी गलती को निरंतर करते हुए 3 अशुद्धियां करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे त्रैन्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे त्रैन्यक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या होता है? यह होता है पारायणिक विधि के लिए जो कुछ अशुद्धियों के बारे में बताया है। तो यह हमने दोस्तों देखा क्या? पारायण विधि के बारे में। दोस्तों देखिए, अगर यह माध्यम पढ़ाने का अगर आपको अच्छा लगे तो हमें जरूर कमेंट करिएगा, और अगर इसमें थोड़ा सा सुधार और हो सके तो हमें कमेंट करिएगा। अगर मैं आपको सामने से पढ़ाऊं तो भी आप कमेंट करिएगा, लेकिन अगर इस माध्यम के द्वारा अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास मैटर भी पहुंच जाएगा और आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा विषय कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि 1 महीने के अंदर, आपके 20 दिन के अंदर, 1 महीना नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें प्रश्न भी करना है, 20 दिन के अंदर हमारे लिए संस्कृत पेडागोजी पूरी कंप्लीट करना है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह माध्यम हमारा अच्छा लगा या नहीं लगा, और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो हम आज के लिए इतना ही काफी करते हैं। कल हम करेंगे दोस्तों प्रश्नोत्तरी विधि के बारे में। ठीक है दोस्तों, जय अब्बा।